हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेन बुक्स। ये क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए। आगे बढ़ने से पहले, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। A physical quantity is a quantity which can be measured। जैसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, हम हाइट मेजर कर सकते हैं, हम वेट मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। All such quantities are called physical quantities. First one is known as scalar quantities, and second one is known as vector quantities. Scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities क्या है, आगे देखते हैं। Scalar quantities, those physical quantities are completely described by numeric value only and are added according to ordinary law of algebra are known as scalar quantity। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल में लिखा हुआ है मास ऑफ सिस्टम। अगर सपोज मेरे पास दो बॉक्स हैं, एक में 3 kg है, एक में 4 kg है, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा टोटल वेट कितना है, टोटल मास कितना है, तो मैं आराम से इसको 3+4 कर दूंगा और आंसर आ जाएगा 7 kg। ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा है। ये हम मैथ्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्केलर क्वांटिटीज ऑर्डिनरी लॉ को ओबे करती है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ की जरूरत नहीं होती है इनको डिस्क्राइब करने के लिए। प्लस ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू पर डिपेंड होती है। अगर 3 kg मास है तो 3 kg मास है, उसको वो कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है खुद को। ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मास ऑफ सिस्टम, और भी कुछ बता सकता हूं जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। वर्क, पावर, एक्सेट्रा। इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को हमने स्केलर में डिवाइड किया, फिजिकल क्वांटिटी को हमने वेक्टर्स में डिवाइड किया। वेक्टर क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव magnitude and direction and which can be added according to triangle law are called vector quantities। मीन्स अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख करता हूँ, अगर सपोज एक 3 kg यहाँ जा 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ जा रहा है और 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ जा रहा है, तो मैं बोलूंगा इसके बीच में जो जा रहा होगा वो 5 न्यूटन का फोर्स होगा। एक तरफ अगर 3 न्यूटन जा रहा है, दूसरी तरफ अगर 4 न्यूटन जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे भाई ये 5 न्यूटन इसका रिजल्टेंट होगा। हमने 7 नहीं बोला, क्यों? क्योंकि 7 तो ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग आया। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, quantity possess magnitude and direction and can be added according to triangle law are called vector quantities। Magnitude and direction and can be added according to triangle law are called vector quantities। तो ये जो 3+4 5 हो गया, ये ट्रायंगल लॉ के कारण आ रहा है। हम आगे इसको देखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स आगे डिस्कस करेंगे, पर फॉर टाइम बीइंग आप समझ लो कि इनको ऐड करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक और नए एडिशन लॉ स्टडी करने पड़ेंगे। इनके पास क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाई है, हम डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर सपोज मैंने बोला एक क्वांटिटी ऐसी है, दूसरी क्वांटिटी ऐसी है, तो हम नहीं बोल सकते इसका नेट रिजल्ट कहाँ जा रहा होगा। एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक क्वांटिटी वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन क्योंकि जब हम स्केलर की बात करते हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम आराम से कंक्लूड कर पाते हैं कि नेट रिजल्टेंट कितना होगा। इस तरीके की क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉ बनाए गए, उन्हीं को अपन बोलते हैं ट्रायंगल लॉज। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या हैं? लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन एक पॉइंट क्या है कि कुछ ऐसी क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं जो कि ना तो प्योरली स्केलर हैं, ना ही प्योरली वेक्टर है। If a physical quantity has magnitude as well as direction but does not add up according to triangle law, it will not called vector quantity। रियलिटी में कंप्लीटली बोले तो ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं।
All such quantities are known as tensor quantities. For example, इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे घरों में जो करंट आता है वो एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट के लिए डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन मैटर करता है, और मैग्नीट्यूड तो है ही क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। और ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो बट डज नॉट एड अप अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। उन्हें हम प्योरली वेक्टर नहीं बोलेंगे, इवन वेक्टर तो बोलेंगे ही नहीं। अगर आपको सिर्फ वेक्टर और स्केलर के बीच में पिक करना है तो आप स्केलर क्वांटिटीज बोलोगे, लेकिन अगर कंप्लीटली डिफाइन करना है तो देन हम उनको बोलेंगे टेंसर क्वांटिटीज। प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एरो हेड से। स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो टेल होती है, टेल ऑफ एरो इज नोन एज इनिशियल पॉइंट। इट रिप्रेजेंट्स इनिशियल पॉइंट, और वी कैन से स्टार्टिंग पॉइंट, एंड जिस पॉइंट करता है उसको अपन बोलते हैं फाइनल पॉइंट। एंड लेंथ ऑफ रे इज showing magnitude of vector, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जनरली वेक्टर्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर एरो लगाते हैं, कैपिटल लेटर एंड एरो। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। सपोज कहीं पे सिंपल न्यूमेरिक लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा हुआ है दैट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये हमें आगे फर्दर स्टडी में यूज होंगी। फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर, वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड and same direction, equal magnitude and same direction are known as equal vector. Suppose, for example, vector A vector and B vector having equal magnitude and दोनों की डायरेक्शन तो हमें सेम दिख रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर B। वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर B। अपोजिट वेक्टर क्या हो सकते हैं? अपोजिट वेक्टर क्या हो? मैग्नीट्यूड इक्वल हो या डिफरेंट भी हो सकता है, इक्वल और अनइक्वल दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बट वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर having opposite direction, opposite direction, vector having opposite direction। Suppose अगर मैग्नीट्यूड भी सिंपल है तो इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? लेट्स से दो वेक्टर मैंने कंसीडर किए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेक्टर ए। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स अपोजिट नेचर, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड, ऐसा जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड इक्वल ही हो, बट हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम उनको अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते, मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। बेसिकली इट गिव्स मैग्नीट्यूड, जो भी मैग्नीट्यूड होगा हम मॉड्यूलस से न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से लेट ए बी एनी वेक्टर, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो mod is represented by mod of vector A, modulus of vector is represented by mod of A। अगर सपोज यही mod, यहीं से नेक्स्ट वाला रिलेट कर रहा हूं, अगर इफ यही mod जो जीरो हो जाए देन इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर।
Suppose mod of any vector is equals to 0, then it is known as zero vector. रियलिटी में हमारे जीरो वेक्टर क्या काम आएगा? जीरो वेक्टर से हम हमेशा ओरिजिन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे. इट रिप्रेजेंट्स ओरिजिन पॉइंट. इट रिप्रेजेंट्स ओरिजिन पॉइंट. जीरो वेक्टर आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि वो एक शार्प पॉइंट है, प्लस उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है. पॉइंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा? कुछ लेंथ तो हो नहीं सकती. तो हम बेसिकली इसको जब 3D में रिलेट कर रहे होंगे तो हम जीरो वेक्टर का यूज करेंगे ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए. पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हमारे को मोशन इन 1D, मोशन इन 2D में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है. पूरे काइनेमैटिक्स में यूज होगा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सपोज मेरे को एक्स वाई प्लेन पे कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से पॉइंट P. तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ये जो आएगा इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. वेक्टर आ गया. पोजीशन वेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द प्लेन. अगर सपोज मैंने कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लिया, पॉइंट Q, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हर एक पॉइंट के लिए यूनिक रहता है. फॉर पॉइंट P पोजीशन वेक्टर R1 है, फॉर पॉइंट Q पोजीशन वेक्टर R2 है. R1 and R2 are known as position vector. अब suppose any particle placed at point P at time t is equals to 0, और फिर after time t is equals to t seconds, particle कहाँ पे आ गया? at point Q. तो मैंने बोला कि इसने टाइम t में कुछ डिस्प्लेसमेंट किया. भाई P से चल के Q पे आ गया, टाइम t में पार्टिकल P से उठ के Q पे आ गया, तो हम बोलेंगे कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया इन टाइम t. ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. R1 and R2 are known as position vector and PQ, vector PQ is known as displacement vector, क्योंकि टाइम के साथ साथ पार्टिकल ने अपनी पोजीशन शिफ्ट करी, P से उठ के Q पे आ गया. जिस पे टाइम 0 पे बैठा रहेगा वो उसका इनिशियल पॉइंट होगा, और जिस पे टाइम t पे ऑब्जेक्ट रहेगा वो उसका फाइनल पोजीशन होगी. जिस पोजीशन पे पार्टिकल t0 पे रहेगा इसको अपन इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, और जिस पे t टाइम पे रहेगा वो अपनी फाइनल पोजीशन हो जाएगी. और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल रहेगा. दैट मीन्स PQ वेक्टर is equals to R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे यूज होता है. R1 and R2 आर पोजीशन वेक्टर्स. PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन के डायरेक्शन में रहेगा, और रिप्रेजेंट करेंगे R2 माइनस R1, और वी कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. Next one is unit vector. Next one is unit vector. इसकी बहुत एप्लीकेशन है. A unit vector is a vector of unit magnitude drawn in the direction of the given vector. First of all, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर के ऊपर कैप लगाते हैं. इसको ए हेड बोल सकते हो, ए कैप बोल सकते हो. ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है फॉर यूनिट वेक्टर. यूनिट इटसेल्फ रिप्रेजेंट कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा. मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1. तो इसका यूज क्या है?
इसका यूज क्या है पहले देख लेते हैं। लेट ए बी एनी वेक्टर, ए बी एनी वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला आता है इसका कुछ, ए कैप इज इक्वल्स टू, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, इनकी सिग्निफिकेंस है टू शो डायरेक्शन। किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी वो कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। देखो यहां से भी समझ में आ रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। यहाँ पे मॉड तो न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा है और ए कैप क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। दैट मीन्स हर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए एक फिक्स यूनिट वेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल है। सपोज मैंने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, एक्स वाई जेड प्लेन ले लिया, तो एक्स एक्सिस को हम हमेशा आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को हमेशा जे कैप से, और जेड एक्सिस को हमेशा के कैप से। आई कैप, जे कैप, के कैप आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। 2 3 4 तो न्यूमेरिक वैल्यूज है, मतलब ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर आई कैप, जे कैप और के कैप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि टू मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हुआ, 3 मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में, और 4 मैग्नीट्यूड जेड एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेस हुआ। वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ, जैसे मैंने पहले बताया कि वेक्टर क्वांटिटीज वही हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे करें। तो वेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर के टाइप्स पढ़ लिए। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए 3 मेजर लॉ हैं, एंड ये स्कूल एग्जाम्स में और इनकी बहुत एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट देखते हैं। If two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite direction. Suppose मैंने एक वेक्टर ले लिया ऐसा, वेक्टर ए, प्लस मेरे को एक दूसरा वेक्टर बी को, ए और बी को ऐड करना था, तो मैंने इन दोनों को सेम ऑर्डर लिया। सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या है, एक के हेड पे सेकंड का टेल, डायरेक्शन सेम है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो इनके लिए जो क्लोजिंग साइड आएगी वो आएगी वेक्टर सी। ये जो आएगा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ये इसका डायरेक्शन, अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फिर इसका डायरेक्शन, अगर इसका हेड नीचे की तरफ होता, ए के साथ होता, तो सेम ऑर्डर हो जाता है, लेकिन जो रिजल्टेंट लेते हैं वो हमेशा अपोजिट ऑर्डर में। इसका डेरिवेशन करते हैं, एनालिटिकल मेथड से डेरिवेशन करते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनको ऐड करना था तो मैंने एक सेम ऑर्डर में अरेंज किए। वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये आ गया रिजल्टेंट। नेमिंग कर दिया पी क्यू आर। इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मैं, यहां से मैंने एक लाइन पी क्यू को एक्सटेंड किया और आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एट पॉइंट एम। इनके बीच में लेट से बीटा डिग्री का इंक्लिनेशन है और यहाँ पे थीटा डिग्री का इंक्लिनेशन। सो इन ट्रायंगल PMR
in triangle PMR, according to Pythagoras theorem, we can write PR square is equals to RM square plus PM square. PM को क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं PQ प्लस QM, तो PR स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू RM स्क्वायर प्लस PM को बोल सकता हूं PQ प्लस QM द होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देता हूं मैं, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RM स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू QM। भाई Q स्क्वायर नहीं कर देंगे, वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल, मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल QMR। अच्छा ध्यान से देखो तो PQ वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है, PQ को कंप्लीटली वेक्टर A रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ P से Q तक की लेंथ लूं तो वो मॉड ऑफ वेक्टर A होगा। सिमिलरली QR जो लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड है, वो B का मैग्नीट्यूड और RP R का मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि PQ जो है वो A है, मॉड ऑफ वेक्टर A। QR लेंथ ऑफ QR है मॉड ऑफ वेक्टर B, एंड लेंथ ऑफ PR है मॉड ऑफ वेक्टर R। तो इन ट्रायंगल QMR, इन ट्रायंगल QMR साइन थीटा अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे RM अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स QR। QR हमें पता है B रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं B साइन थीटा इज इक्वल्स टू RM। क्वेश्चन नंबर 2। अगेन सेम ट्रायंगल में मैं cos थीटा ले रहा हूं, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू QM अपॉन QR। cos थीटा इज इक्वल्स टू QM कितना है पता नहीं, लेकिन QR पता है B है, मतलब मैं बोल सकता हूं B cos थीटा इज इक्वल्स टू QM। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, भाई यहां पे वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, PR की वैल्यू R बोल रहा हूं, QM की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट, सॉरी RM की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, QM की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, PQ की वैल्यू अपन को पता है, तो सबकी वैल्यू एक साथ पुट कर रहा हूं। मतलब मैं बोल सकता हूं R स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ऊपर कर रहा हूं, यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में B स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो B स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। क्लास 10th में पढ़ा था आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो इसकी तो वैल्यू 1 हो गई। सबको अरेंज करता हूं, तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। रूट शिफ्ट कर दिया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, 2AB कॉस थीटा। देखो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, ये था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आगे डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करता हूं, डायरेक्शन बेसिकली रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, ये बीटा, तो मैंने ले लिया tan बीटा। परपेंडिकुलर क्या है MR,
और बेस क्या है PM। फिर से मैंने बोला tan बीटा MR अपॉन PQ प्लस QM। तो MR tan बीटा इज इक्वल्स टू MR की वैल्यू है B sin थीटा, PQ की वैल्यू है A प्लस B cos थीटा। ये रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ गया। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता रहता है, स्कूल एग्जाम्स में भी आता है। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। लॉ नंबर 2 है, फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, ये है लॉ नंबर 2, सेकेंड लॉ। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from the common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. ध्यान से देखें, पिछले वाले में सेम ऑर्डर में रखा हुआ था और वो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहे थे। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, सुपर इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स में रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स लगता है, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक और क्लास 12th में जब भी आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करने होंगे वहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। मैं दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करता हूं। ट्रायंगल लॉ में क्या हो रहा था, एक वेक्टर के ऊपर सेकंड वेक्टर प्लेस किया हुआ था, कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, जो थर्ड साइड आ रही थी वो इनकी रिजल्टेंट थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो कि को इनिशियल वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर जो कि सेम पॉइंट से इनिशिएट कर रहे हैं, वेक्टर A एंड वेक्टर B, इनके लिए जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा ऐसा चला जाता है। ये रिजल्टेंट है वेक्टर R, रिजल्टेंट है वेक्टर R। इसको अपन थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, दोनों वेक्टर्स का एडिशन देखते हैं। सपोज एक वेक्टर मैंने वेक्टर नंबर A प्लस वेक्टर B को मेरे को ऐड करना था, तो मैंने क्या किया, दोनों के टेल को मिला के रख दिया, वेक्टर A वेक्टर B। ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और दोनों सेम कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं। एक तरीके से आप समझने के लिए बोल सकते हो कि ये को इनिशियल वेक्टर्स है। मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, अगर इसको मैं बोल रहा हूं P तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा Q, R नहीं लेता हूं, S T, P Q S T R, क्योंकि अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम है दैट मीन्स अगर वेक्टर बी ये होगा तो ये भी वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, और इनका जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखो तो ये पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी इसका डेरिवेशन की इक्वेशन भी ऑलमोस्ट सेम है ट्रायंगल लॉ की, लेकिन दोनों की एप्लीकेशन में बहुत डिफरेंस है। ट्रायंगल लॉ हमेशा कंटिन्यूअस वेक्टर्स पे अप्लाई होता है, लेकिन ये को इनिशियल वेक्टर पे अप्लाई होता है, और ये फिजिक्स में मैक्सिमम जगह पे लगेगा। डेरिवेशन करते हैं, मैंने पी क्यू को एक्सटेंड किया, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एम, ये वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल यहां पे अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और रिजल्टेंट का एंगल मैंने बीटा ले लिया, बीटा। डेरिवेशन करते हैं इन ट्रायंगल PMT, इन ट्रायंगल PMT, PT square is equals to PM square plus TM square। PT square is equals to, अगेन मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, PQ plus QM,
पी क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू एम होल स्क्वायर प्लस टी एम स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस 2 pq/m, बीच में मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, प्लस टी एम स्क्वायर। नाउ इन ट्राइंगल ई, ये छोटा वाला ले रहा हूं, ये वाला डॉटेड साइड वाला, इन ट्राइंगल क्यू एम टी साइन थीटा टी एम अपॉन क्यू टी, दैट मीन्स अब देखो सेम जो स्टैंडर्ड नोटेशन वहां पे थे वैसे ही कुछ यहाँ पे भी ले रहा हूं कि लेंथ ऑफ पी क्यू ये मॉड ऑफ ए वेक्टर है, लेंथ ऑफ क्यू टी ये मॉड ऑफ बी वेक्टर है, और लेंथ ऑफ पी टी ये मॉड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है। तो टी एम अपॉन बी, टी एम कितना मिल गया मेरे को, टी एम की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन क्यू टी, तो क्यू एम की वैल्यू अपन को यहां से मिल जाएगी बी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 व्हाट वी गेट, आर स्क्वायर, पी क्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस क्यू एम कितना है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से मैंने इधर से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta। now r square is equals to, इसकी वैल्यू तो 1, फाइनल एक्सप्रेशन मिला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। तो r is equals to रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। So magnitude of resultant is equals to root over a square plus b square plus 2ab cos theta। अगेन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन निकालता हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन लेने के लिए मेरे को tan बीटा लेना पड़ेगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू टी एम अपॉन नीचे में कितना आ जाएगा pm, टीएम अपॉन पीएम को मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू प्लस क्यू एम। तो हमने इक्वेशन 2 और 3 कैलकुलेट करके रखी हुई थी, ये आ जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। इट इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा है, और ऑन द बेसिस ऑफ थीटा हम इनको इधर पे 3 केसेस स्टडी करते हैं। केस नंबर 1, स्पेशल केसेस बोल सकते हैं इनको, स्पेशल केसेस। केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो क्या दोनों वेक्टर कोइंसाइड कर जाएंगे, ये वेक्टर ए है और उसी के ऊपर एक दूसरा मैंने वेक्टर बना दिया वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल 0 है। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं, cos 0 1 होता है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
और देखो अंदर ध्यान से, तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर रूट ओवर a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो फाइनल आंसर इज a प्लस बी। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में इनिशियली एंगल 0 है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। डायरेक्शन तो हमें पता ही है, इनिशियली 0 दिया हुआ है, तो डायरेक्शन tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू b साइन 0 डिग्री अपॉन a प्लस बी कॉस 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0। केस नंबर 2, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। केस नंबर 2, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एक वेक्टर ए इधर पे है एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, तो r इज इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 होता है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये काफी यूज होता है फिजिक्स में, बहुत जगह इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। अगर आप इधर पे डायरेक्शन निकालते हो तो डायरेक्शन आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू b साइन 90 अपॉन a प्लस बी कॉस 90। तो cos 90 0 और sin 90 1, दैट मीन्स tan बीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन a। मतलब अगर सपोज एक वेक्टर ऐसा जा रहा है और दूसरा वेक्टर उससे परपेंडिकुलर है, तो इनका जो थर्ड रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री पे होगा, वो 45 डिग्री पे होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ चल रहा है, रिजल्टेंट कहीं पे भी बीच में जाएगा 45 डिग्री। गॉट इट? तो ये दो केसेस थे, इंपॉर्टेंट केसेस थे। सेकेंड वाला काफी यूज होता है फिजिक्स में। नेक्स्ट वीडियो में अपन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।